अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम एक सेट के अंदर इकट्ठा कर लें, वो कहलाता है सेट ऑफ सैम्पल स्पेस या सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग वन डाई। आपने एक डाई को जब थ्रो किया तो आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकती थी। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो उस डाई के ऊपर 1 से लेके 6 तक 6 साइड्स होती हैं और इनमें से कोई भी एक आउटकम आ सकती है। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पूरा सेट जो कि उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। डेफिनेटली जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, जब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है, जब आउटकम आ जाती है, वो तो डेफिनेटली कोई एक आउटकम होगी। जैसे जब हमने रोलिंग वन डाई का एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म हो गया तो मे बी 3 आ गया है, मे बी 2 आ गया हो, मे बी 4 आ गया हो, तो इन सब में से कोई ना कोई एक आंसर आ जाता है। लेकिन हम जो सैंपल स्पेस की बात करते हैं, वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले की सारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। यानी अभी अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ और हम ये देख रहे हैं कि जब हम ये करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। If you are interested only in whether the number is even or odd, the sample space is simply ओके। इसी एक्सपेरिमेंट में जब हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि 1, 2, 3 को हम नहीं कंसिडर कर रहे, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, हम इंटरेस्टेड हैं कि जो आंसर आ रहा है वो इवन है या ऑड है। यानी कि जो नंबर आएगा या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। हमें ये नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो 2 आएगा, वो 4 आ रहा है, वो जो भी आ रहा है। वी आर इंटरेस्टेड, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो 4 है, वो 6 है, वो 1 है, वो 3 है, वो 1 है, वो जो भी है वो ऑड है या नहीं, इसमें इंटरेस्टेड है। अब हमारा इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेम था, पर हमारा इंटरेस्ट ये है कि जी नंबर क्या आ रहा है। तो हमारी सैंपल स्पेस बन गई जिसमें हमने सारे के सारे नंबर्स लिख दिए, इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि जी नंबर इवन है या ऑड है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बनेगी इवन या ऑड, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। अगर हम इंटरेस्टेड हैं किसी भी नंबर को ये देखने में कि वो इवन या ऑड है, तो हमेशा 2 ही आउटकम्स हो सकती हैं, या वो इवन होगा या वो ऑड होगा। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो इसीलिए सैंपल स्पेस जो बनेगी उसमें एक ऑप्शन है इवन का और सेकंड है ऑड। तो जब आप एक ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक डाई को रोल कर रहे हैं, तो या तो आपके पास आंसर ये आएगा या आपके पास आंसर ये आएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें इवन या ऑड नंबर में है, तो सैंपल स्पेस ये बन जाएगी हमारी। ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम जो है, इस तरह की एक डायग्राम होती है जिससे हम एक्सपेरिमेंट को भी शो करते हैं, उसकी आउटकम्स को भी शो करते हैं और अपनी सैंपल स्पेस को भी शो करते हैं। और ये बहुत ही आसान कर देती है हमारे लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम्स को बनाना बहुत आसान हो जाता है अगर हम ट्री डायग्राम को यूज़ करें। लेकिन तब जबकि हमारे पास बहुत कम नंबर हों, यानी कि अगर ये जितने यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं सैंपल पॉइंट्स हैं, इसलिए तो ये इसमें तो ये आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ये 100 है, 150 तक चले जाते हैं सैंपल पॉइंट्स, तो हमारे लिए ट्री डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये कम नंबर है तो इसमें इसको बनाना भी बहुत आसान होता है और इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन सा सैंपल पॉइंट किस तरह से आ रहा है, कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे और किस तरह से आएंगे, और कोई भी सैंपल पॉइंट मिस नहीं हो पाता। और अगर आपका हो भी रहा है तो आप बहुत आराम से उसको, अपनी गलती को पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे मेरा कोई सैंपल पॉइंट मिस हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन and then flipping it a second time if a head occurs. If a tail occurs on the first flip, then a die is tossed once
द सैंपल स्पेस इज दिस। ओके, अब एक्सपेरिमेंट को आप समझें। पहले एक्सपेरिमेंट ये बताया गया कि सबसे पहले तो एक कॉइन को फ्लिप किया गया, यानी कि टॉस किया गया, एक कॉइन को फेंका गया है, और अगर हेड आ गया तो आपने उसको दोबारा से फ्लिप करना है या टॉस करना है। देखिए, सबसे पहले आपने कॉइन को फ्लिप किया एंड देन फ्लिपिंग इट अ सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। अगर तो आपका हेड आ गया तो आप उसको दोबारा एक दफा फ्लिप करेंगे, लेकिन अगर आपका टेल आ गया, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट फ्लिप देन अ डाई इज टॉस्ड वन। अगर तो टेल आ गई फिर आपने एक डाई को टॉस करना है। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम ट्री डायग्राम से किस तरह से शो करेंगे ये देखें। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट आउटकम या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसका आउटकम क्या था कि आपने एक कॉइन को फ्लिप किया। तो आउटकम क्या आ सकती है, मैक्सिमम आउटकम्स, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ये दो आउटकम्स हैं जिनको हमने इस तरह से शो किया, हेड एंड टेल। ओके, अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर तो आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब आपने फर्स्ट आउटकम पे अगर आपका हेड आ गया है तो कॉइन को दोबारा से फ्लिप करना है। तो अगर ये हेड आ गया है तो हम इसके आगे दोबारा से एक कॉइन के फ्लिप करने की आउटकम्स लगा देंगे। तो सेकंड आउटकम हमारे पास क्या आ जाएगी, अगेन हेड एंड टेल। पहले जब आपने कॉइन को फ्लिप किया तो आपका हेड आ गया, और अगर हेड आया है तो उन्होंने क्या, आपने दोबारा कॉइन को फ्लिप करना है। तो हमने दोबारा फ्लिप किया, इसका मतलब है हेड आने पे दोबारा फ्लिप किया। तो दोबारा फ्लिप करने पे ऑल पॉसिबल आउटकम जो कि दो ही होते हैं कॉइन के, तो हेड एंड टेल इस तरह हेड के आगे आगे। ओके, सेकंड उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आपके फर्स्ट आउटकम पे टेल आ जाती है, आपने पहली दफा जब सिक्के को टॉस किया तो आपकी टेल आ गई। अगर टेल आ गई तो अब दोबारा से उसी को फ्लिप नहीं करना, टेल आने पे आपने एक डाई को रोल करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेल के आगे हमने डाई को रोल किया, और डाई के रोल करने में हमें पता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टेल के आगे जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स थे जो कि यहाँ पे 6 हैं, हमने उनको इस तरह से लाइंस की शक्ल में शो कर दिया। अब आप देखें सैंपल पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे। पहले में हेड आया, पहला जब आपने आउटकम की उसमें हेड आया, सेकंड पे हेड, तो ये हो गया हेड हेड, यानी जब आपने पहली दफा कॉइन को फ्लिप किया तो आपका हेड आया, और हेड आने पे हमें कहा गया कि आपने दोबारा उसको फ्लिप करना है, तो दोबारा से हेड आ गया। सेकंड क्या हुआ कि आपने जब फर्स्ट टाइम उसको फ्लिप किया तो हेड आया, मगर सेकंड टाइम फ्लिप करने पे टेल आ गया, हेड 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 टेल, ये दो आउटकम्स आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम टेल पे आ जाते हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम सिक्के को या कॉइन को फ्लिप किया या टॉस किया तो आपके पास टेल आई, और टेल आने के बाद जब आपने डाई को थ्रो किया या डाई को रोल किया तो आपके पास उस पर 1 आ गया। तो ये आ गया टेल और डाई पे 1। फिर ये भी हो सकता है कि आपकी पहली दफा टेल आई हो, पहले मतलब जो आउटकम थी उस पर टेल आई हो, और सेकंड जब डाई को रोल किया तो आपके पास 2 आ गया। तो ये आ गया जी टेल एंड डाई पे नंबर 2। फिर ये कि पहली दफा जब आपने की तो टेल आ गया, फर्स्ट आउटकम आपकी टेल थी, और जब आपने डाई को रोल किया तो उस पर 3 आ गया। तो ये बन गया जी टेल एंड 3। टेल की फर्स्ट आउटकम टेल की थी एंड सेकंड डाई पे आपका 4 आ गया। पहली दफा आपकी टेल आई और डाई पे 5 आ गया, पहली दफा टेल एंड डाई पे 6। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी सैंपल स्पेस इस तरह से बन गई, और ये इसके सैंपल पॉइंट्स हैं। ये है सैंपल स्पेस, और ये इसके अंदर इसके सैंपल पॉइंट्स हैं, हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल, T1 T2 T3 T4 एंड T5 T6। एक और एग्जांपल है ट्री डायग्राम की। 3 items are selected at random from a manufacturing process. Each item is inspected and classified defective or non-defective. ये एग्जाम्पल हम अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने इसको ट्री डायग्राम से नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम इसको ट्री डायग्राम से पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि ट्री डायग्राम से कितना क्लियर भी हो जाता है और कितना आसान भी हो जाता है सैंपल पॉइंट्स को बनाना। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन या जो एक एग्जाम्पल दी गई है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग 3 items are selected at random from a manufacturing process. एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा था कहीं, और वहां से उन्होंने 3 आइटम्स को सिलेक्ट किया।
और इंस्पेक्ट क्या किया जा रहा है कि कोई भी आइटम डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। डी फॉर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव के लिए एन की नोटेशन यूज की गई है। तो आप देखिए 3 आइटम सेलेक्ट करने का मतलब है कि 3 एक्सपेरिमेंट या 3 ट्रायल्स आप कह रहे हैं, 3 ट्रायल्स आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आइटम आपने उठाया, सबसे पहले आपने सबसे पहला आइटम उठाया, उसकी क्या और पॉसिबल आउटकम्स हैं कि वो डिफेक्टिव भी हो सकता है और वो नॉन डिफेक्टिव भी। तो ये इसकी 2 और पॉसिबल आउटकम्स आ गई। ओके, अब क्या है, सेकेंड आइटम जब आपने उठाया तो वो इसकी जो आउटकम डी है उसके आगे भी उसके भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। तो इस डी के आगे आपने उन दोनों के ऑप्शन लगा दिए और इस नॉन डिफेक्टिव के आगे भी आपने उन दोनों के दोनों ऑप्शन लगा दिए, दोनों पॉसिबल आउटकम्स लगा दी। उसके बाद अब आपने थर्ड आइटम जब चूज किया तो उस आइटम थर्ड आइटम की भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्योंकि 2 ही हैं, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, तो आपने इस डी के आगे भी दोनों लगा दिए, इस एन के आगे भी, अगेन इस डी के आगे भी दोनों आगे और इस एन के आगे भी दोनों आगे। तो इस तरह करके हमने अपना फर्स्ट आइटम, सेकेंड एंड थर्ड तीनों आइटम सेलेक्ट करके उनके ऑल पॉसिबल जो ऑप्शन थे और पॉसिबल रिजल्ट्स थे वो हमने उसके सामने लिख दिए। अब आप देखें कि सैंपल पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे। ये देखें, सबसे पहला सैंपल पॉइंट डी डी डी, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, वो किस तरह से बना, ये देखें डी डी डी। सेकेंड बन रहा है डी डी एन, थर्ड बनेगा डी एन और इसके आगे ये डी डी एन एन, उसके बाद है एन डी डी एन डी एन 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 डी एन 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 एन। और ये क्या बता रहा है, डी 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 क्या बता रहा है कि आपने जो पहला सेलेक्ट किया वो भी डिफेक्टिव था, जो सेकंड सेलेक्ट कर लिया वो भी डिफेक्टिव, वो थर्ड सेलेक्ट किया वो भी डिफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव था, दूसरा डिफेक्टिव और तीसरा नॉन डिफेक्टिव आ गया। ये देखें डी डी एन, पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डी डी डी, डी एन डी, सॉरी डी एन डी। पहला आपका डिफेक्टिव आया, दूसरा नॉन डिफेक्टिव आया, तीसरा डिफेक्टिव आया, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका पहला डिफेक्टिव आया हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव और तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तो ये बन गया डी एन एन। और इसी तरह यहाँ पे भी पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव, एन डी डी। और इसी तरह लास्ट जो आएगा वो एन एन एन, पहला भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी एन, तीसरा भी। तो इस तरह करके हमने अपने सारी की सारी सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स बना लिए। इवेंट, इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। हमारे पास जो भी पूरी सैंपल स्पेस होती है विच इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसका एक सबसेट या उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि हम अलग से लेके उसको एक सेट बना लेते हैं, वो कहलाता है इवेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है हमारे पास एस, अगर ये सैंपल स्पेस है तो इवेंट 1 इन्होंने क्या लिया है 1, यानी इसमें से सिर्फ 1 लेके इधर लिखा और उसका एक सैंपल स्पेस एक सेट बना लिया, तो ये बन गया इवेंट। एक और इवेंट बना लिया जो कि इसी सैंपल स्पेस में से है, वो है 2 4 6। और यहाँ पे बताया गया है कि ये इवेंट सिंपल इवेंट है और ये कंपाउंड है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। और देखिए ये जो सेट है ये एक इवेंट का सेट है और इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है, तो ये सिंपल होगा। और अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे कि ये इवेंट 2 में आप देखिए 3 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आ चुके हैं, ये एक से ज़्यादा है, 2 होते तो भी ये कंपाउंड इवेंट ही होता। Complements. The complement of an event A with respect to S is the set of all elements of S that are not in A. A complement वो सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के जो कि A में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें सैंपल स्पेस अगर हमारे पास ये सेट है जिसमें बुक है, सेल फोन, MP3, पेपर, स्टेशनरी एंड लैपटॉप, और A सेट या ए इवेंट, आपको पता है इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल सीरीज, तो इसमें से हमने एक सबसेट बना लिया जिसमें इसमें से हमने बुक ले ली, स्टेशनरी, लैपटॉप एंड पेपर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, जिसको हम ए प्राइम, ये ऊपर साथ प्राइम शो हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट को ए प्राइम से शो करते हैं
और ये इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए में नहीं हैं। अब आप देखिए सैंपल स्पेस में बाकी क्या बच गया जो कि ए में नहीं है। बुक आ गई, सेल फोन नहीं है ए में, तो सेल फोन ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। MP3 भी नहीं है तो MP3 भी आ जाएगा। पेपर है ए में, स्टेशनरी भी है, लैपटॉप भी है। तो ए के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे सैंपल स्पेस में से। Intersection of events. The intersection of two events A and B denoted by the symbol A intersection B is the event containing all the elements that are common to A and B. Intersection का ये symbol होता है ये वाला, और दो events हम A एक event को कह रहे हैं और B दूसरा event है, या दो sets हैं ये हमारे पास। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन या दो इवेंट्स की आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इनमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। वो एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद थे और बी में भी मौजूद थे, वो ए इंटरसेक्शन बी के सेट में सिर्फ वही एलिमेंट्स हम लेंगे। Disjoint events, two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B is equals to phi. Disjoint या mutually exclusive दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और ये कब होते हैं? दो इवेंट्स या दो सेट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं जब उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। और यहाँ इसको सिंबॉलिकली शो किया गया है कि A इंटरसेक्शन B का मतलब ये है कि A और B में कॉमन क्या है, इज इक्वल्स टू phi. Phi इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल ले लें, एक इवेंट यहाँ पे या एक सेट है V जिसमें A-E-I-O-U ये वाले वोवल्स का सेट है, और एक और हमने सेट या एक और इवेंट ले लिया जो कि है L-R-S-T। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें V इंटरसेक्शन C, तो हम इंटरसेक्शन में जैसे कि पढ़ चुके हैं हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि दोनों में मौजूद हों, दोनों में कॉमन हों। तो आप देख लें कि इन दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा phi, और phi का मतलब होता है एम्प्टी सेट। और अगर ऐसा है कि दो इवेंट्स में या दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। यूनियन ऑफ इवेंट्स। The union of two events A and B denoted by the symbol A union B is the event containing all the elements that belong to A or B or both. For example, अगर A set या A event हमने ले लिया 2 4 6 और B हमारे पास event है 4 5 6, तो A यूनियन B, ये यूनियन का सिंबल आप देख लें, ये इंटरसेक्शन से उल्टा बना हुआ होता है, ये यूनियन का सिंबल है। तो हम A और B दो इवेंट्स का जब यूनियन लेंगे तो इनमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इनमें कॉमन है और अनकॉमन है। अब आप देख लें 2 भी हमने इसमें लिखा है, हालांकि वो B में नहीं है। 4 भी लिखा है, 4 दोनों में कॉमन है। 6 लिखा है, 6 दोनों में कॉमन है। B भी 4 लिखा है, 4 कॉमन है। 5 लिखा है, 5 दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन B में है, और 6 दोनों में कॉमन है। तो इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों में मौजूद हैं, चाहे वो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी कि इनमें वो एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जो कि सेट A से बिलोंग करते हैं या B से या दोनों से। ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं इस एग्जांपल में? वो है 4 एंड 6। ऐसे एलिमेंट जो कि A को सिर्फ बिलोंग कर रहे हैं वो था 2, और वो एलिमेंट जो कि सिर्फ B को बिलोंग कर रहा था वो है 5। तो इनमें वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि A को बिलोंग कर रहे थे या B को या दोनों। काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स। सो हम किस तरह से काउंट करें कि हमारे सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे, कितने सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं या आएंगे हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल, सेकंड परम्यूटेशन एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन रूल, और वो क्या है? इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 ways
and if for each of these ways a second operation can be performed in n2 ways, then the two operations can be performed together in n1 into n2 ways. In other words, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि अगर एक काम को करने के n1 तरीके हैं, एक और काम को करने के n2 तरीके हैं, तो ऑल टुगेदर जब आप ये दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो फिर आपके पास कितने ऑप्शंस या ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, तो वो कितनी होंगी n1 इंटू n2। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, द फर्स्ट आई कैन लैंड फेस अप इन एनी वन ऑफ द n1 6 ways। सॉरी एग्जांपल यहाँ से, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। आपके पास डाई के ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं और यहाँ पे अ पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया है, यानी कि 2 डाइस को फेंका गया है इकट्ठे। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो डाई है उसको जब आप फेंकेंगे तो हमारे पास n1 या 6 वेज हैं। For each of these 6 ways, the second die can also land up in n2, which is equals to 6 ways. Therefore, the pair of dice can land in n1 into n2, 6 into 6, 36 possible ways. एक डाई को फेंके तो और पॉसिबल कितने हमारे पास आ जाएंगे 6, दूसरे डाई को आप फेंके तो और पॉसिबल 6। तो ऑल टुगेदर जब आपने दोनों को इकट्ठा फेंका है तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे n1 into n2, 6 into 6, which is 36 possible ways. Tree diagram. Example है, a developer of a new submission offers prospective home buyers a choice of Tudor, rustic, colonial and traditional exterior styling in ranch, 2-story and split level floor plans. In how many different ways can a buyer order one of these homes? Okay. अब जो हमारे पास डेवलपर है उसने ऑफर किए हैं बायर को चॉइस, एक्सटीरियर स्टाइलिंग में उसने ऑफर की है 1, 2, 3 and 4 चॉइसेस। किसी भी बिल्डिंग या हाउस की एक्सटीरियर स्टाइलिंग में वो ये 4 चॉइसेस ऑफर कर रहा है और फ्लोर प्लान्स के लिए उसने 1, 2 and 3 ये 3 चॉइसेस दी हैं अपने बायर्स को। अब वो ये पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ बायर ऑर्डर वन ऑफ दीज होम्स। एक तो ये वाला ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस यहाँ से आ गए हैं, 3 ऑप्शंस यहाँ से आ गए हैं। अब वो अगर इन सब को इकट्ठा यूज करके कोई बिल्डिंग या कोई हाउस होम, यहाँ पे होम मेंशन है तो अपना होम या हाउस बनाना चाहता है तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं। अगर इसको हम ट्री डायग्राम से समझ लें तो और आसानी हो जाएगी। ये देखें, सबसे पहले एक्सटीरियर स्टाइल, पहला उसने एक्सटीरियर स्टाइल के 4 ऑप्शन, ट्यूडर, रस्टिक, कॉलोनियल एंड ट्रेडिशनल। देन जो सेकेंड था वो था फ्लोर प्लान, उसमें उसने 3 ऑप्शन दिए, रैंच, 2-story एंड स्प्लिट लेवल। तो जैसे हमने पिछली दफा ट्री डायग्राम में किया था कि पहली हर पॉसिबल आउटकम के साथ सेकेंड एक्सपेरिमेंट या सेकेंड जो हमारे पास ट्रायल था उसकी सारी आउटकम्स को अटैच कर दिया था। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने देखा 1, 2, 3, 4 ये 4 आउटकम्स आ गई या 4 ऑप्शंस आ गए हमारे पास फर्स्ट टाइम पे। अब इसकी जो आउटकम या इसका जो है ऑप्शन है उसके साथ हम सेकेंड ट्रायल की हर ऑप्शन को अटैच कर देंगे। 1, 2, 3 यहाँ भी अटैच कर दिया, रस्टिक के साथ भी 3 को अटैच कर दिया, कॉलोनियल के साथ भी 3 को, ट्रेडिशनल के साथ भी 3 को। अब आप देखें कि सैंपल पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे। एक बंदा जो बायर है उसके पास कितने ऑप्शंस आ गए। हो सकता है कि वो एक्सटीरियर स्टाइल में ट्यूडर को सिलेक्ट करे और फ्लोर प्लान में रैंच को। ये भी हो सकता है यहाँ पे वो ट्यूडर को करे, यहाँ 2-story को कर दे, हो सकता है यहाँ ट्यूडर को करे, यहाँ स्प्लिट लेवल को करे। तो ट्यूडर को यूज करते हुए उसके पास अगेन 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ बन जाएगा ट्यूडर रैंच,
सेकेंड हमारे पास सैंपल पॉइंट बन जाएगा ट्यूडर एंड 2 स्टोरी। थर्ड बन जाएगा ट्यूडर स्प्लिट लेवल। तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 3 3 3 3 12। तो हमारे पास टोटल जो सैंपल पॉइंट्स इस ट्री डायग्राम से आ जाएंगे वो 12 हैं। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएं तो भी हमारे पास आंसर ऑफ कोर्स सेम आएगा। और वो किस तरह से आएगा? n1 हमारे पास 4 है और n2 हमारे पास 3 है। तो n1 इंटू n2 4 इंटू 3 12। इसी तरह आप देखिए सेकेंड ऑप्शन था रस्टिक का। रस्टिक अगर वो चूज करता है तो उसके पास अगेन फ्लोर प्लान के 3 ऑप्शन है। हो सकता है रस्टिक के साथ ब्रांच को सिलेक्ट कर ले, हो सकता है रस्टिक के साथ 2 स्टोरी को, हो सकता है रस्टिक के साथ स्प्लिट लेवल को, और इसी तरह आगे ट्रेडिशनल तक उसके पास 12 ऑप्शंस आ सकते हैं। उन 12 में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन रूल जो अभी हमने सिर्फ दो ट्रायल्स या 2 वेज के साथ पढ़ा था, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम के आउटकम्स तक। एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 ways and if for each of these a second operation can be performed in n2 ways and for each of the first 2 a third operation can be performed in n3 ways and so forth, then the sequence of k operation can be performed in n1 into n2 into n3 into n4 और up to nk ways। रूल वही है, पहले हमने इस फॉर्मूले को 2 वेज तक पढ़ा था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन रूल जाता है के तक। यानी कि आपके पास अगर आप किसी भी काम को करने के आपके 2 तरीके हैं, एक और काम को करने के 3 तरीके हैं, और अप टू सो ऑन में भी आपके पास 10 काम हो जिनको करने के डिफरेंट तरीके हों, तो अप टू सो ऑन आपके पास जहां तक भी जाएगा आप वहां तक उसको के को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, पर ये लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि ये फाइनाइट नंबर है, ये अनडिफाइंड या अनइनफाइनाइट नहीं है। बहरहाल ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 100, इट कैन बी 10, इट कैन बी 9 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल, सैम इज गोइंग टू असेंबल अ कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ। ही हैज अ चॉइस ऑफ चिप्स फ्रॉम 2 brands, a hard drive from 4, memory from 3 and an accessory bundle from 5 local store. How many different ways can Sam order the parts? अच्छा जी, सैम जो है अब वो असेंबल करने लगा है कंप्यूटर खुद से। अब उसके बाद देखिए चॉइसेस क्या क्या हैं। चिप्स के लिए उसकी चॉइस है 2 की, 2 ब्रांड्स हैं जिसकी उसके पास चॉइस है। हार्डवेयर के लिए 4 चॉइसेस हैं, मेमोरी के लिए 3 हैं एंड एक्सेसरी बंडल के लिए 5 चॉइसेस हैं। तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं कि वो पार्ट्स को ऑर्डर कर ले? तो देखिए यहाँ पे n1 2 है जो कि चिप्स आप कह लें, 2 तरह की चिप्स हैं उसके पास और ऑप्शन है, और हार्ड ड्राइव के 4 ऑप्शंस हैं, और एक्सेसरी बंडल मेमोरी के 3 ऑप्शंस हैं, और एक्सेसरी बंडल्स के 5 ऑप्शंस हैं। तो वो जब ये ऑल टुगेदर सारी यूज़ करेगा तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं कि वो अपने कंप्यूटर को असेंबल कर ले? तो वो हो जाएगा 2 into 4 into 3 into 5 which is equals to 120 वेज हैं उसके पास कि वो अपने इन पार्ट्स को ऑर्डर कर ले अपना कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। Another example, suppose a computer-assisted test is to consist of 5 questions. A computer stores 5 comparable questions for the first test question, 8 for the second, 6 for the third, 5 for the fourth, and 10 for the fifth. How many different 5-question tests can the computer select? 2 tests are considered different if they differ in 1 or more questions. तो आप देखिए ये सिंपल उसी मल्टीप्लिकेशन रूल के फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। n1 5, n2 8 एंड n5 हमारे पास 10 हो गए, और इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स आ गए कि कितने सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है टू फाइंड द और टू कैलकुलेट द सैंपल पॉइंट्स वो है परमुटेशंस। A permutation is an arrangement of all or part of a set of objects. Permutation में हमारे पास ये ज़रूरी ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल
कंसिडर द थ्री लेटर्स ए बी एंड सी। इन तीन लेटर्स को हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से लिया। इन तीन अल्फ़ाबेट्स की ऑल पॉसिबल परमुटेशंस क्या होंगी ये यहाँ पे बना दी गई। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। अब आप ये देखें कि इसमें जब मैं कह रही हूँ कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि ए फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे है, ये इम्पॉर्टेंट है। ए फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ ए फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ बी सेकंड पे है लेकिन यहाँ बी सेकंड पोजीशन पे नहीं है, तो ये दो डिफरेंट परमुटेशन है। परमुटेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि इसमें पोजीशन डिफरेंट हो गई हैं। ए बी में पहली पोजीशन पे ए है, दूसरी पोजीशन पे बी है। और अगर आप यहाँ देख लें तो पहली पोजीशन पे ए है और दूसरी पोजीशन पे सी है। और अगर मैं आपको कहूँ कि क्या ये इक्वल है, क्योंकि इसमें भी ए बी सी तो आ रहा है और इसमें भी ए बी सी तो है, उनकी सिर्फ पोजीशन ही डिफरेंट है, तो ये परमुटेशंस में इम्पोर्टेंट होता है कि आप उनकी पोजीशन को जब पोजीशन उनकी आप डिफरेंट कर देते हैं तो वो दो अलग अलग परमुटेशंस बन जाती हैं। ये ए बी सी एंड ए सी बी आर नॉट इक्वल। हालांकि इसमें ए बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, फिर भी ये दो डिफरेंट परमुटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट पोजीशन पे ए है और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ए है, यहाँ सेकंड पे बी है और यहाँ सेकंड पे सी है, तो ये दो डिफरेंट परमुटेशंस होगी। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन परमुटेशन। तो हमारे पास ये तीन अल्फ़ाबेट से तीन डिजिट्स की जो हमने ये परमुटेशन बनाए हैं वो 6 बन गई। We see there are 6 distinct arrangement। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट का मतलब यही है कि एक दूसरे से वो डिफरेंट हैं, इतनी डिफरेंट हैं कि आप उसको पहचान सकते हैं देख के। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर हम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल वी कुड अराइव एट द आंसर 6 विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग द डिफरेंट ऑर्डर्स बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। इसी को हम अपनी मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स थे और उनकी आपने 6 परमुटेशंस बना ली हैं। अगर आप ऑर्डर का ख्याल रखें तो इसकी ऑल पॉसिबल मैक्सिमम जो बनती हैं वो 6 परमुटेशंस बनती हैं, जो कि यहाँ पे सामने है। लेकिन इसी को हम इन 6 को हम किसी और तरीके से, जो कि मल्टीप्लिकेशन रूल हम पढ़ चुके हैं, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह कि आपने इन 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है। और परमुटेशन में हमारे पास ये भी ज़रूरी होता है कि रिपीटिशन ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? ए बी सी, 3 ऑप्शन है हमारे पास। इसका मतलब है कि पहली जगह के लिए 3 ऑप्शन, तो यहाँ आ गया N1 3। सेकेंड जब आप लिखेंगे ए बी सी में से आपने जब सेकेंड अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखना होगा तो उसके लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। क्यों? क्योंकि एक आप यूज़ कर चुके हैं, सेकेंड आप उसको हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते परमुटेशन में। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन रह गए। यहाँ सेकंड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रह गए और थर्ड के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं 2 को। तो आप तीसरा जो है सी या ए जो भी बचेगा वो एक ऑप्शन रह गया। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगाया है, जिनमें N1 3 है, N2 2 और N3 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6 परमुटेशन, जो कि हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि 6 परमुटेशंस आई हैं। फैक्टोरियल्स। सो व्हाट आर फैक्टोरियल? इन जनरल अगर हम लिखते हैं n फैक्टोरियल तो इसका ये ओपन यूँ होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड अप टू 2 इंटू 1। यानी किसी भी फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं तो वो इस तरह से ओपन होता है और वो एंड में 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके ख़त्म होता है। और स्पेशल केस यहाँ क्या डिस्कस किया गया है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन में 0 फैक्टोरियल आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 4 फैक्टोरियल देखना चाह रहे हैं, 4 फैक्टोरियल है तो वो किस तरह से ओपन होगा? इस तरह 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये एंड में 1 तक जाता है और आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, या डायरेक्ट आंसर आ गया 24। The number of permutations of n distinct objects are taken are at a time is this। इससे पहले जो हमने परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे और उन n को हमने यूज़ किया था और वहाँ पे उसका फॉर्मूला बन गया था n फैक्टोरियल। अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स में से n यानी सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लिए हैं अरेंजमेंट के लिए, तो आपके पास जो नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वो था n फैक्टोरियल। जैसे कि हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस थे और हमने 4 के 4 को ही अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया है तो हम उसके आंसर में लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। इससे पहले जो हमने ABC वाली एग्जांपल की वहाँ पे हमारे पास थे ऑप्शंस, ABC था और उन तीनों को हमने यूज़ किया, यानी n हमारे पास 3 थे और उन तीनों को हमने अपनी परमुटेशन में यूज़ करना था, तीनों के तीनों को। तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल जो कि था 3 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ परमुटेशंस हमने बनानी है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, लेकिन उनमें से r एट अ टाइम दी हैं, यानी टोटल आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n दी गई हैं जिनमें से आपने एट अ टाइम इस वक्त आपने r को सिलेक्ट करना है, तब परमुटेशंस का फॉर्मूला बन जाता है NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपके कैलकुलेटर्स पे बटन होता है NPR का, जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। n की जो भी वैल्यू है वो आप लिखें और P का बटन दबाएं और उसके साथ R की जो भी वैल्यू वो लिखें, इक्वल्स करें तो आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे सकता है और आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं फैक्टोरियल का कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें, द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट आर पॉसिबल बाय टेकिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 लेटर्स। अब आप देखिए इस एग्जांपल में हमें ABCD 4 लेटर्स दिए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के और कहा है कि एट अ टाइम यानी कि R आपने 2 कंसिडर करना है, 2 अल्फ़ाबेट्स लेके आपने उसकी परमुटेशंस बनानी है, तो वो कितनी बनेगी। यहाँ पे इन्होंने पहले इस क्वेश्चन में हमें परमुटेशंस बना के दिखा दी हैं और आप देखें ऑर्डर का ख्याल रखा गया है, AB भी है और BA, ये देखें BA भी है। AB एक अलग परमुटेशन है, BA एक अलग परमुटेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे A है, सेकंड पे B, यहाँ पे फर्स्ट पे B है, सेकंड पे A, तो इस ऑर्डर की वजह से ये 2 अलग अलग परमुटेशंस बन गई। इसी तरह AC और CA ये 2 अलग अलग परमुटेशंस बन गई। ओके, अब हम देखते हैं कि हम अब NPR का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। NPR, N हमारे पास यहाँ पे है 4 और इस 4 में से R यानी एट अ टाइम एक वक्त हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 2 अल्फ़ाबेट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो R हमारे पास 2 हो जाएगा। फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे N4R2 4P2। एक और एग्जांपल है, इन 1 year 3 awards research, teaching and service will be given to a class of 25 graduate students in a ITC department. If each student can receive at most 1 award, how many possible selections are there? तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 25 हैं, जिनमें से अवार्ड्स देने हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को, और क्योंकि यहाँ पे अवार्ड के लिए किसी भी 3 स्टूडेंट्स को कोई भी अवार्ड नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली बताया है कि एक अवार्ड जाना है रिसर्च का, एक टीचिंग का और एक सर्विस का। तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया तो यहाँ पे ये P वाला परमुटेशन का फॉर्मूला यूज होगा NPR का। तो N है हमारे पास 25 डिवाइड बाय N माइनस R और ये बन गया हमारे पास 13800। Example number 2. Serial numbers for a product are to be made using 2 letters followed by 3 numbers.
If the letters are to be taken from the first 8 letters of the alphabets with no repeats and the numbers are to be taken from the 10 digits 0 to 9 with no repeats, how many serial numbers are possible? ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने 2 लेटर्स और फॉलोड बाय 3 नंबर्स, 2 लेटर्स और उसके बाद 3 नंबर्स हो, और ये लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट 8 अल्फ़ाबेट्स में से हमने चूज़ करने हैं। पूरे 26 में से हमें नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ जो फर्स्ट 8 हैं उनमें से हमने चूज़ करने हैं लेटर्स, और उसके बाद हमने जो 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं वो हमारे पास 0 से 9 तक के जो हमारे पास फर्स्ट 10 नंबर्स हैं उनमें से हमने 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो सोल्यूशन देखें, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 लेटर्स आउट ऑफ 8। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन 8 लेटर्स में से हम 2 लेटर्स किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देखिए 8 लेटर्स में से जो 2 लेटर्स हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हमें परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि 8p2। तो 8p2 के फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आ गया 56। फिर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिजिट आउट ऑफ 10। पहले तो हमने 2 लेटर 8 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने थे, उसका हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि इन 10 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को हमें सेलेक्ट अगर करना तो हमारे पास कितने ऑप्शंस या कितनी नंबर ऑफ परमुटेशन है, तो वो आगे जी 10p3 वो है 720। यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल विद n1 56 n2 720 वी हैव दिस। तो फाइनली हमने क्या किया कि हमारे पास लेटर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस थे 56, नंबर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस थे 720। तो जब इन दोनों कामों को हमने ऑल टुगेदर करना है किसी भी इस प्रोडक्ट के सीरियल नंबर को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बन गए, ये n1 बन गया और ये n2, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत तो ये हमारे पास टोटल जो सीरियल नंबर्स आ सकते हैं वो हैं 40,320। Example number 3. How many 3-letter code words are possible using the first 8 letters of the alphabet? If no letter can be repeated, letters can be repeated, adjacent letters cannot be alike. Okay. 3-letter code words are possible using the first 8 letter. Okay. हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट 8 लेटर्स को यूज़ करना है और 3 लेटर का कोड बनाना है। तो पहला ए में उन्होंने कहा है कि हम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपके अल्फ़ाबेट्स या जो आपके लेटर्स हैं इंग्लिश के वो रिपीट ना हो। तो आप देखें जब हम 3 लेटर का कोड बनाएंगे तो सबसे पहला जो हम लेटर लिखेंगे उसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, 8 के 8 नंबर्स हमारे फर्स्ट में ऑप्शन बन जाएंगे। आपने पहला लिख दिया। अब आप देखिए दूसरे के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस कैसे रह गए, क्यों? क्योंकि एक को आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और रिस्ट्रिक्शन है कि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो एक जो यहाँ यूज़ हो गया अब वो तो रिपीट यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक हमारे पास ऑप्शन कम हो गया। तो दूसरी लेटर पे या दूसरी जगह जो दूसरा लेटर आप लिखेंगे उसके लिए हमारे पास 7 ऑप्शन रह गए, और जो हम तीसरा लिखेंगे उसमें हमारे पास 6 रह गए, क्योंकि आपने 2 यहाँ यूज़ कर लिया 8 में से, तो अब आपके पास 6 ऑप्शन रह गए क्योंकि रिपीटिशन हम नहीं कर सकते। तो ये हो गया n1 इंटू n2 इंटू n3, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 336 पॉसिबल कोड वर्ड्स आ गए। बी पार्ट में लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब उन्होंने कहा कि आप रिपीट कर सकते हैं। तो जब हम रिपीट कर सकते हैं इसका मतलब है कि जब मैं फर्स्ट लिखूंगी लेटर, उस कोड का जो फर्स्ट लेटर लिखूंगी तो मेरे पास 8 ऑप्शंस होंगे क्योंकि मेरे पास 8 लेटर्स हैं। जब मैं सेकेंड उसका लिखने लगूंगी तो अगेन 8 लेटर्स का ऑप्शन कैसे आ गया, क्योंकि अब हम रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने एक लेटर को फॉर एग्जांपल ए आपने यहाँ लिख दिया तो अब आप ए को दोबारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो आप उस ए को यहाँ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ 7 की बजाय दोबारा से 8 ऑप्शन बन गए। और इसी तरह जब आप थर्ड लिखेंगे तो तब भी हमारे पास रिपीटिशन की वजह से यहाँ पे भी उतने के उतने ही चांसेस रहेंगे।
तो ये हो गया N1 इंटू N2 इंटू N3, ये 512 पॉसिबल कोड वर्ड्स आ गए। ओके, और थर्ड में उन्होंने कहा है कि एडजेसेंट लेटर्स कैन नॉट बी अलाइक। एडजेसेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल साथ मिले हुए जो लेटर्स हैं वो एक जैसे ना हो। जैसे कि सी में आप देख लें, एक लेटर जो यहाँ लिखा उससे अगला उसका एडजेसेंट है, यानी ये दो एडजेसेंट हैं, या ये 7 और ये 7 एडजेसेंट है, बिल्कुल साथ जो होते हैं उनको एडजेसेंट हम बोलते हैं। तो जब मैं पहला लेटर लिखूंगी तो मेरे पास 8 लेटर्स हैं, तो मेरे पास पूरे के पूरे 8 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। जब मैं सेकंड लेटर लिखने लगी हूँ तो आपको पता है इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि एडजेसेंट सेम नहीं हो, जो यहाँ लिखा है वो एडजेसेंट उसके साथ वाले में नहीं आ सकता, तो एक ऑप्शन कम हो गया, तो यहाँ रह गए 7 ऑप्शंस। तो यहाँ 7 ऑप्शन आ गए, और थर्ड में हमारे पास 6 आने चाहिए थे लेकिन 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेटर आपने यहाँ लिखा था वो यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन वो दोबारा यहाँ यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी लेटर अगर यहाँ लिखा, अब मैं बी को यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि वो एडजेसेंट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ दोबारा यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये और ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, इसलिए वो दोबारा लेटर यहाँ यूज हो सकता है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बच गए दोबारा से 7 क्यों? एक कम किस लिए? क्योंकि जो लेटर मैंने यहाँ यूज कर लिया वो मैं यहाँ नहीं यूज कर सकती, वरना ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। तो यूँ N1 8, N2 7 एंड N3 7, और हमारे पास आंसर आ गया 392 पॉसिबल कोड वर्ड्स। थ्योरम: the total number of distinct permutation of n things of which n1 are of one kind, n2 are of a second kind, and up to nk of a kth kind is this। हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस हम अगर फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास n ऑब्जर्वेशन या n थिंग्स हैं, उनमें से कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं कहती हूँ कि पेंसिल्स हैं, 20 पेंसिल्स हैं मेरे पास, उनमें से 5 रेड कलर की हैं बिल्कुल सेम, 5 ग्रीन है बिल्कुल सेम, मतलब सिर्फ कलर सेम नहीं है, वो पूरी की पूरी पेंसिल हर चीज़ उनकी सेम है, और 5 जो है ब्लू है और 5 ब्लैक है। अब आप देखें n ऑब्जेक्ट्स में से डिस्टिंक्ट जितने भी हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स कर देते हैं। जैसे मेरी 5 अगर 5 ग्रीन है तो मैं कहूँगी कि N1 5 हो गया, 5 रेड हैं तो N2 5 हो गया, और इस तरह करके, या मैं कह लूँ कि 3 के ग्रुप बना लूँ, या डिफरेंट, यानी ज़रूरी नहीं है कि N1 N2 सेम हो, लेकिन अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं या n थिंग्स हैं, उनमें से कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, आप उनको डिस्टिंग्विश तो अलग अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेम है, तो हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं, या उनको हम अलग से n1 n2 एंड nk तक करके उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, और तब हमारे पास परमुटेशन फाइंड करने का फॉर्मूला ये बन जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला हमने परमुटेशन का पढ़ा था n फैक्टोरियल, वो था जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे और उन सब n के सारों को, मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर रहे थे परमुटेशन के लिए, सारे के सारों को, तो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन n फैक्टोरियल आ गई थी। सेकेंड हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं और उनमें से हमने r सेलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था npr का, और ये थर्ड फॉर्मूला आ रहा है परमुटेशन का, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं या n थिंग्स हैं जिनमें से कुछ सेम हैं। जैसे हमने कहा n1 आर ऑफ वन काइंड, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास 20 पेंसिल्स हैं जिनमें से मैं कह देती हूँ कि 3 n1 कह लें 3 जो है वो रेड कलर की हैं, 2 ब्लैक कलर की हैं, 5 रेड कलर की हैं, एंड सो ऑन। तो इन सब के लिए जब परमुटेशन हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड अप टू nk फैक्टोरियल। तो ये जितने भी सेम होते हैं उनके फैक्टोरियल पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, इन अ कॉलेज फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन द डिफेंसिव coordinator needs to have 10 players standing in a row. Among these 10 players, there are 1 freshman, 2 sophomores,
4 juniors and 3 seniors. How many different ways can there be arranged in a row if only their class level will be distinguished? अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 10 प्लेयर्स थे जिनमें से कुछ सेम हो गए। अब इन 10 में से फ्रेशमैन तो एक है, बट सोफोमोर्स 2 हो गए, जूनियर्स 4 हैं, 3 सीनियर, यानी कि ये 3 एक जैसे हैं। ये 3 सीनियर्स हैं, दे आर सेम, दे आर अलाइक। 4 जूनियर्स हैं, ये 4 लोग सब के सब जूनियर, ये एक ही ग्रुप या एक ही कैटेगरी में आके सेम हो गए। 2 सोफोमोर्स हैं, ये 2 सेम हो गए और 1 फ्रेशमैन। तो इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा? n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम या फॉर्मूला। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशनिंग अ सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट इनटू r सेल्स विद n1 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेल इनटू सेकंड n अप टू सो ऑन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 into n up to n r फैक्टोरियल, और जहाँ पे n हमें बता दिया कि वो इन सब का सम हो। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बी असाइंड टू 1 ट्रिपल एंड 2 डबल होटल रूम्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। तो इस मामले का हम यूज़ करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 210। थर्ड हमारे पास जो रूल आ गया है वो है कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज, इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? NCR। ये भी कैलकुलेटर में एक बटन है जहाँ पे NPR का फॉर्मूला है, उसके साथ ही एक बटन होता है जहाँ पे NCR लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला या ये वाला बटन यूज करते हैं which is equals to NCR is equals to n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे जिनमें से हमने r को सिलेक्ट किया, जैसे कि हमने परमुटेशन में भी n में से r को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे भी हम n में से r को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। परमुटेशन में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बट कॉम्बिनेशन में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, इसलिए क्योंकि परमुटेशन अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, हमें सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि आपने बी को पहले सिलेक्ट किया या ए को पहले सिलेक्ट किया। आपने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, बस कॉम्बिनेशन में इतना काफ़ी होता है। इसमें हम उसकी पोजीशन को या उसकी नंबर मतलब उसकी सिलेक्ट हमने पहले किसको किया, पहले बाद में किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज that an art museum owns 8 paintings by a given artist and another art museum wishes to borrow 3 of these paintings for a special show. In how many ways the 3 paintings can be selected for shipment? तो देखें, 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है, कोई भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है और किसी भी किस्म की पोजीशन वगैरह की बात नहीं की गई कि फर्स्ट पोजीशन पे ये सेलेक्ट हो, सेकंड पे वो हो, एंड ये या कोई अवार्ड्स हैं जो फर्स्ट इसको मिलना है उसको मिलना है, किसी भी किस्म का ऑर्डर या कोई भी ऐसी बात नहीं की गई। तो ये सिंपल हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। n8 है, c3 है, तो nc3 या फैक्टोरियल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर आ गया 56। एग्जाम्पल है, in how many ways can we choose a chairperson, a vice chairperson and a secretary from 10%, assuming that one person cannot hold more than one position? अब आप देखें कि यहाँ पे 10 लोगों में से हमने 3 को सिलेक्ट करना है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सेक्रेटरी को। और ये भी कहा गया है कि एक बंदा जो सिलेक्ट हो रहा है वो मोर देन 1 पोजीशन, यानी एक बंदा जो एक पोजीशन पे सिलेक्ट हुआ है वो अब दूसरी पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे देख लें कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, इसका मतलब ये है एक बंदा जो एक जगह सिलेक्ट हो गया वो दूसरी पोजीशन पे सिलेक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउड। और ये भी परमुटेशन में होता है जहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। सेकेंडली आप देख लें कि आप चूज करेंगे चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को, सेक्रेटरी को, तो ये पोजीशंस हैं।
या ऑर्डर है जो कि इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो फॉर्मूला लगेगा परमुटेशन का विच इज NP3 एंड 10P3 और आंसर आ गया 720। बी पार्ट में उन्होंने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ सब कमेटी ऑफ 3 पीपल। अब आप देखें कि इन्हीं 10 लोगों में से 3 लोगों की एक कमेटी चूज करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई रेपिटेशन की, कोई उन्होंने पोजीशन को इम्पोर्टेंट नहीं किया या अलग नहीं किया, एक सिंपल सी सिलेक्शन है 10 लोगों में से 3 की। तो जहाँ हमने सेलेक्ट करना है वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे बी पार्ट में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 10C3। Thanks for watching.